नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव प्रचार थम चुका है, थम गया है दूसरे चरण का चुनावी शोर। आज खत्म हुआ दूसरे चरण का प्रचार प्रसार। 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होगा। 3 नवंबर को पटना में 9, नालंदा में 7, भागलपुर की 5 सीटों पर चुनाव होगा। खगड़िया में 4, बेगूसराय की 7, समस्तीपुर की 5, वैशाली की 4, सारण की 10, सिवान की 8, गोपालगंज की 6, मुजफ्फरपुर की 5, दरभंगा की 5, मधुबनी की 5 और सीतामढ़ी की 3, शिवहर की 1, पूर्वी चंपारण की 6, पश्चिमी चंपारण की 3 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 1463 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 1463 इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता करेगी 3 तारीख को, जब ईवीएम में बटन दबाया जाएगा। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। आज जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक, तेजस्वी से लेकर चिराग पासवान तक, सभी नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। पुष्कर प्रवीण हमारे साथ में है, संवाददाता। पुष्कर, चुनाव की तारीख 3, लेकिन उससे पहले जो दमखम था दूसरे चरण का, वो फिलहाल तो शोर के तौर पर थम चुका है। जी, हम देख सकते हैं कि बिहार में जो दूसरे चरण का चुनाव होना था 94 सीटों के लिए, उसका चुनाव प्रचार अब थम गया है और काफी आक्रामकता देखने को मिली है। दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी और यूपीए की तरफ से भी हमें काफी आक्रामक चुनाव प्रचार देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात जो मैं आज बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने 4 ताबड़तोड़ रैलियां आज की है, जिसमें शुरुआत छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और आखिरी वक्त पर, जो पहले उनके कार्यक्रम में नहीं था, बगहा को भी ऐड किया गया उसमें, जो कि काफी आक्रामक रहा। और छपरा में जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य रहा, लकड़सुंघुआ घूम रहा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, किडनैपिंग को लेकर, जंगल राज को लेकर, तो हम देख सकते हैं कि इसमें काफी आक्रामक था। भाजपा को कहीं एनडीए को लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं, उसी के चलते प्रचार को जो है उसको काफी तेज करना पड़ा, जैसा कि हमने आज देखा प्रधानमंत्री की रैलियों में। इसके अलावा हमने देखा पटना एयरपोर्ट पर अश्विनी चौबे की तरफ से भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव के लिए उपयोग किया गया। जी अच्छा पुष्कर, अभी दिलचस्प क्या नजर आ रहा है इस दूसरे चरण के चुनाव में? जी हेलो, दिलचस्प क्या है दूसरे चरण के इस चुनाव में? क्योंकि देखिए, ताबड़तोड़ बचाव हमने देखा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश की बात हो, खुद चाहे तेजस्वी की बात हो, चिराग पासवान की बात हो, खूब जोरदार तरीके से तीखी नोकझोंक और ये जो वार पलटवार का सिलसिला है वो तो हो ही रहा है। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प क्या है इस बार के इस दूसरे चरण में? दिलचस्प यही रहा चुनाव में कि सबसे बड़ी बात की एनडीए को कहीं ऐसा लग रहा था, अंदर से ही लग रहा था कि हम कहीं कमजोर हो रहे हैं। इसी को लेकर के अचानक प्रधानमंत्री को आक्रामक होना पड़ा और भाजपा को जो चेहरा है, भाजपा है तो भरोसा है, जैसे पोस्टर्स वगैरह लगाए गए जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी। इस तरह की दिलचस्प नजारे को देखना पड़ा कि प्रधानमंत्री को आगे करना पड़ा और उनके चेहरे पर चुनाव को तवज्जो दिया गया एनडीए की तरफ से। जहां तक रही मतलब बिहार के चुनाव में नीतीश के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ये बात एनडीए को भी साफ तौर पर नजर आ रही है। यही वजह कि प्रथम चरण में भी प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा दिखाकर वोट मांगे जा रहे थे और दूसरे चरण में भी वही सेम सिचुएशन है। जी हाँ, बिल्कुल वही सेम सिचुएशन है। प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे को आगे किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए को ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। 15 साल चूंकि शासन के हो चुके हैं, तो लोगों के बीच में विरोध है, ऐसा एनडीए को प्रतीत हो रहा है। और जहां तक रही तेजस्वी की बात, तेजस्वी लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं कि मेरी पहली कलम से मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और हर रैली में वो इस बात को उठा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। 3 नवंबर को देखिए, 3 नवंबर को चुनाव है। पटना से लेकर खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर से लेकर वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर में, इन जिलों में विधानसभा सीटों का चुनाव। 94 सीटों पर मतदान होगा दूसरे चरण में। बिहार में चुनावी बिगुल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है और आगामी 3 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव भी है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीतीश सरकार पर करारा हमला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में उन्होंने बिहार में जल नल बाकी के कार्यों का विश्लेषण करते हुए नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, पटना में पानी की जो समस्या अभी भी है, जिसे बिहार की जनता जानती है। उन्होंने कहा कि कई एजेंसीज के माध्यम से कई जगह के निकाले गए रिपोर्ट के मुताबिक जांच के बाद पीने का जो पानी है वो लायक नहीं। सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला।
कहा डबल इंजन की सरकार ने पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जनता को केवल बरगलाने का काम किया है। पटना को स्मार्ट सिटी की जगह नरक सिटी बना दिया। बिहार में फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है। नीतीश कुमार कहाँ हैं? सुशील मोदी कहाँ हैं? और वो हेलीकॉप्टर में जो जुमलेबाज आए हैं नरेंद्र मोदी, वो कहाँ हैं? ये है बिहार की हालत, ये देखिए। और एक बात और इसमें जोड़ेंगे, पटना शहर में जो गंदा पानी है उसको लेकर मैं नहीं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मंत्रालय ने खुलासा किया। रामविलास पासवान जी द्वारा पानी के कारण जो बच्चों में बीमारी फैल रही थी, उन्होंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो उनके मंत्रालय का हिस्सा है उससे जांच करवाई। वो जांच की रिपोर्ट 2020 में आई है। दुर्भाग्य से उनका स्वर्गवास हो गया। उसमें ये कहा गया जो सैंपल उन्होंने लिए बिहार में नल के पानी के, चौंकिए मत, सारे फेल हो गए, एक सैंपल भी पास नहीं हुआ। यानी बिहार में नल से आने वाला पानी, पटना में जो नल से आने वाला पानी है वो सारा का सारा फेल हो गया, कोई योग्य नहीं पाया गया। तो बिहार के पटना में चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने घोटाले को लेकर जांच कर रहे आयकर विभाग को धन्यवाद दिया और कहा कि जिस तरह से 7 निश्चय योजना में घोटाले हुए हैं उसे बिहार की जनता जानती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में लोजपा की सरकार बनेगी बिहार में और वहां शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वो आगे भी सख्ती से लागू होगा और वो पहले भी इसके पक्षधर थे। नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं कि उनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन की तरफ, 3 बार मुख्यमंत्री प्रमुखता से हर बार बोलते हैं जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस क्राइम के लिए, जीरो टॉलरेंस कम्युनलिज्म के लिए, और इन तीनों जगह उनका टॉलरेंस भी दिखता है। जीरो टॉलरेंस से मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिला। 7 निश्चय उनकी नाक के नीचे होता हुआ भ्रष्टाचार, अगर चिराग पासवान को इसकी जानकारी मिल सकती है, 12 करोड़ बिहारियों को अगर इसकी जानकारी हो सकती है, तो मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं हो यह असंभव है। और इसीलिए मैं बार बार मैं कहता रहा हूँ कि इस जांच की आज अगर मुख्यमंत्री तक भी जाती है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए और ये धीरे धीरे एक एक करके तथ्य सामने आने लगे। और इसीलिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा आयकर विभाग का कि जिस तरीके से आयकर विभाग ने स्वतः इसके ऊपर कार्रवाई कर, और क्योंकि ये बिहार में इतना चर्चित विषय है, मुझे कोई ऐसा मंच नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जहां पर लोग इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो कि 7 निश्चय में कितना। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होने वाला है, जिसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई। बता दें कि कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय शर्मा ने एनडीए पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी ने हमेशा से ब्राह्मण ऋषि समाज की उपेक्षा की है। बिहार चुनाव में इसकी झलक भी देखने को मिल रही है। हमारे एनडीए से जो ठगबंधन पार्टी है उससे हमारे बरमसियों का मोह भंग होने का मैं मात्र 2-3 कारण दूंगा। पहला कारण कि वर्चुअल रैली हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का गया में रैली हुआ, भागलपुर में हुआ और सासाराम में हुआ। हमारे समाज के शीर्षक नेता को कुर्सी नहीं दिया गया। जब हमने आवाज उठाया तो गिरिराज सिंह जी को मुजफ्फरपुर में इन्होंने बैठाने का काम किया। उसमें भी हमारे नेता को, क्या सीपी ठाकुर जी को, हमारे समाज को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए था? राज्यपाल का कुर्सी खाली हम लोग बंधुआ मजदूर हैं इनके, राज्यपाल का जगह उनको कुर्सी सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे जिस तरह चाय से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह हम लोग बरमसियों को एनडीए से आज के डेट में फेंक दिया गया। और तो और हमारे रामजतन सिंह हमारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको घोर अपराधी का काम किए जदयू ने। आपने बुलाया, सम्मान दिया, पार्टी में मिलवाया और निकाल के फेंक दिया। क्या हम लोग बरमसियों का कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है इस सरकार में? इस चलते अबरी बार एक बार तेजस्वी सरकार, महागठबंधन का सरकार और हमारे कांग्रेस के अखिलेश बाबू ने हमारे बरमसियों को 11 को दिया। इस चलते हम लोग क्यों नहीं आज कांग्रेसियों में जाएंगे? आज हमारा पुराना घर है कांग्रेस, हमारे बाबा थे, परबाबा थे, कांग्रेस में थे। आज हमारे पुराना घर में हम लोग महागठबंधन के और कांग्रेस की ओर आ गए, धारा प्रवाह हो गया और सरकार का बदलाव।
बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पवन खेड़ा से संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने खास बातचीत की है। सियासी पारा काफी ऊपर चढ़ चुका है, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, काफी आक्रामक हो रहा है। हम देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार में काफी आक्रामकता है। हमारे साथ बात करने के लिए है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पवन खेड़ा जी। पवन जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है, जनता का मिजाज क्या लग रहा है आपको बिहार में? आप भी घूम रहे हैं बिहार, देख रहे हैं एक आंधी चल रही है, लेकिन भीड़ को देख के किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सकता है। वो आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन भीड़ से अगर आप बात करेंगे तो बड़ा स्पष्ट है कि एक आंधी है, बदलाव की आंधी है, नौजवान नेतृत्व को चुनने की आंधी है। जनता परेशान है पिछले 15 साल की सरकार से और वो चाहती है बदलाव आए। बदलाव आएगा, लेकिन एक वादा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव हर सभा में ये वादा कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये क्या वास्तविक में ये इम्प्लीमेंट होगा? ये चीज आप देखें, पहले ही पहला निर्णय, और हम उस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से, जहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, राहुल गांधी अभी दिल्ली उतरे भी नहीं थे कि जो वादा किया था किसानों को वो पूरा किया। तो हम अपना वादा पूरा करना चाहते हैं, पूरा भरोसा दिलाते हैं तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा करेंगे। कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका होगी? सरकार बनती है, अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका होगी, या कांग्रेस एक बी टीम की तरह होगा? यहाँ कोई ABC नहीं होता। बिहार की नौजवान के लिए जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। क्या हम ये मान के चले कि अगर सरकार आती है तो कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम भी होगा? ये सब बातें मुझे नहीं लगता। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में लंबे समय से अवैध रेत खनन का खेल रेत माफिया खेल रहे हैं। जिले के अधिकारी लगाम लगाने में बौने साबित हो रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर माफिया अवैध रेत नर्मदा नदी से निकालकर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। खनिज विभाग केवल कार्रवाई के नाम पर कागजी खाना पूर्ति कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहा है। रेत माफियाओं का ग्रामीणों में इतना खौफ है कि लोग इस संबंध में कुछ बोलने तक से कतराते हैं। ये तस्वीर डिंडोरी की है, जहां पर आप देखिए अवैध तरीके से यहां रेत निकाला जा रहा है और जो खौफ है माफियाओं को वो इतना ज्यादा है, लोगों में इतना ज्यादा डर है, क्योंकि ये किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी फंसा देते हैं, गुंडाई दिखाते हैं। इसलिए लोग भी इनके खिलाफ में कुछ भी कहने से कतराते हैं। लेकिन खनन माफियाओं के हौसले इस कारण से लगातार बुलंद हो रहे हैं। अधिकारियों के ही संरक्षण में पूरा का पूरा खेल चल रहा है। खनन माफिया सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं और ये अधिकारी जिनके संरक्षण में ये पूरा का पूरा माफिया गैंग पनप रहा है और फल फूल रहा है, वो अपनी जेबें गर्म कर जाते हैं। डिंडोरी जिले में रेत का जो अवैध उत्खनन है वह बहुत जोरों से चल रहा है और लगातार प्रशासन से इस संदर्भ में शिकायत भी की गई है। हम लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। प्रशासन ने आज तक जो भी रेत खनन में अवैध रूप से शामिल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं जो जनप्रतिनिधि अवैध रेत उत्खनन के बारे में आवाज़ उठाता है तो झूठे मामले उनके ऊपर दर्ज कराए जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मामले को लेकर भय फैला हुआ है। जो हमारा खनिज विभाग है ये पूरी तरह से आंख मूंद कर बैठा हुआ है। लगातार शिकायतें की जा रही हैं, पत्रकारों के माध्यम से की जा रही हैं, जनप्रतिनिधि बात उठा रहे हैं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की जनता आवाज़ उठा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो पूरी तरह से आंख मूंदी हुई है, शासन प्रशासन आंख मूंदा हुआ है। आप यदि कोई शिकायत करेंगे तो उल्टा आपके दूधीचुआ जयंत निगाही खदान से आदिवासी हो रहे प्रभावित। खदान से 10,000 आदिवासी परिवार प्रभावित हो रहे हैं। एनसीएल ने नहीं दिया मुआवजा, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं आदिवासी। आदिवासियों ने एनसीएल कंपनी से मांग की है 16 नवंबर को करेंगे दूधीचुआ और जयंत निगाही खदान का कोल डिस्पैच बंद। बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य आदिवासियों की लड़ाई में लेंगे हिस्सा। एनसीएल दोहरी नीति दूधीचुआ में 11 लाख हेक्टेयर दे रहा है, जयंत में 54 लाख हेक्टेयर के हिसाब से दे रहा है मुआवजा। एनसीएल ने आदिवासियों को 11 साल से नहीं दिया मुआवजा और नौकरी। जयंत में 54 लाख हेक्टेयर के हिसाब से दे रहा है मुआवजा, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आदिवासी। एनसीएल ने आदिवासी को 11 साल से कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं दी। दूधीचुआ जयंत निगाही खदान से आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। 10,000 आदिवासी परिवार खदान से प्रभावित हो रहे हैं। एनसीएल ने ना उनको कोई मुआवजा दिया, ना नौकरी दी। अब ऐसे हालातों में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं ये आदिवासी। आदिवासियों ने अब एनसीएल कंपनी से मांग की है कि उनको मुआवजा दिया जाए। 16 नवंबर को करेंगे दूधीचुआ और जयंत निगाही खदान का कोल डिस्पैच बंद।
बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य आदिवासियों की लड़ाई में हिस्सा लेंगे। एनसीएल दोहरी नीति अपना रहा है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि पिछले 14 साल से एमसीडी पर बीजेपी का राज है। बीजेपी के लीडर अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की फैक्ट्री चला रहे हैं। एमसीडी को जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने का एक बहुत बड़ा साधन बना दिया गया है, बहुत बड़ा माध्यम इसको बना दिया गया है सिर्फ पैसे लूट का। आज कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बीजेपी के पार्षद बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों की तनख्वाह के पैसे इनके पास नहीं हैं। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि पिछले 14 साल से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में शासन है और पिछले 14 सालों में उन्होंने नगर निगम को भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बनाया है कि आज स्थिति ये है कि ना डॉक्टर्स को सैलरी जा रही है, ना कर्मचारियों को सैलरी जा रही है, नर्स भी कल से जितने भी हैं वो सारी की सारी नर्स भी कल से हड़ताल पे जा रही हैं, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली है, सारे के सारे जो कर्मचारी हैं वो सब लोग भी धरने पे बैठे हुए हड़ताल पे हैं। और पिछले 14 साल से उन्होंने नगर निगम की ये हालात कर दिए कि आज नगर निगम के पास तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है नगर निगम के पास। जब हम ये कहते हैं कि ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लीडर अधिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने एक भ्रष्टाचार की एक फैक्ट्री बना रखी है एमसीडी को, जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने का एक बहुत बड़ा साधन बना दिया है, बहुत बड़ा माध्यम बना दिया है। आज कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं। तो ये सारा पैसा आ कहां से रहा है, इसका एक कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, और खासकर नॉर्थ एमसीडी की, जिसके हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने का जो काम है वो एमसीडी करती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के सभी घरों के ऊपर सभी घर के जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी इकट्ठा करती है। नॉर्थ एमसीडी के अंदर पिछले कुछ सालों में इन्होंने 12 लाख ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किए, ऐसे लोगों को इन्होंने चिन्हित किए जिनसे इनको प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करना होता है, 12 लाख। और उनको इन्होंने एक कार्ड भी दिया जिसको यूनिवर्सल। और अब नजर डालेंगे टॉप 10 खबरों पर।